से किया था, जाहिर ऐसे कोलन से किया था। अच्छा जी, अब बकौल आपके एक एग्जाम्पल किया है, एक और एग्जाम्पल लिखें जरा। अभी हम सिंपल एंगल रेशो का पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल नंबर 2 कर लें। लिखें मंथली इनकम ऑफ Ali's father is 40,000 rupees, while expenditure is 35,000. Find the ratio between पहला पार्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दूसरा पार्ट है इनकम एंड सेविंग, तीसरा जी एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अच्छा जी, सिंपल एंगल में से ही क्वेश्चन, अभी रेशो का हम सिंपल एंगल ही पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें हमने रेशो का मतलब दिया था ए रेशो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी कहा था ना। सिंपल रेशो का मतलब हमने ये लिया हुआ था ना, ए रेशो बी मैंने कहा था, इसका मतलब हम लेते थे ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, अच्छा जी, तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, इनकम रेशो एक्सपेंडिचर आपने फाइंड करना है। इनकम रेशो एक्सपेंडिचर, रेशो मीन कॉलन ना ये, और एक्सपेंडिचर, इनकम कितनी है दी हुई है सवाल में, देखो 40,000 इनकम है, रेशो का मतलब कॉलन, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है सवाल में ये 35,000। ए रेशो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी, तो 40,000 रेशो 35,000, फिर क्या हुआ जी 40,000 डिवाइडेड बाय 35,000, रेशो मतलब डिवाइड ले रहे हैं हम। ठीक है, ये काट लो तीनों, तो क्या आ जाएगा 8/7, 5 के टेबल से काटो तो 8/7, 8 डिवाइडेड बाय 7 को लिख सकते हो ना 8/7। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट जो कि है इनकम रेशो सेविंग। अब सेविंग हमारे पास है ही नहीं, तो पहले तो हमें सेविंग लानी पड़ेगी ना, सेविंग हमारे पास है ही नहीं है, तो पहले हमें ये सेविंग लानी पड़ेगी। देखो इस सवाल की हद तक तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है 40,000 इनकम है, 35,000 उसका एक्सपेंडिचर है, तो 5,000 सेविंग हुई। इस सवाल की हद तक तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है। उसके लिए हम फार्मूला डेवलप कर लेते हैं ना, मैं इधर रफ में लिख रहा हूं जी, अलग से लिखो जरा, ये एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी। फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, ये किसके लिए चल रहा हूं, फॉर सेविंग, यानी डायरेक्ट जब ना पता हो हमें फॉर सेविंग, उसके लिए हम फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। मैं आपके घर की एग्जांपल देता हूं आपको, आपके घर की एग्जांपल देता हूं आप देखें ना, आपके फादर की जितनी इनकम है ना, आपके घर में आपके फादर की जितनी इनकम है वो कहां जा रही है,
आपका, आपके घर का खर्चा, आपकी फीसें, गाड़ी का फ्यूल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी आपके फादर की टोटल इनकम कहां जा रही है? दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस कुछ बैंक अकाउंट में भी तो जा रही है ना, दैट इज सेविंग है। तो फॉर्मूला बन गया ना, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये एक जनरल फार्मूला है, ना सिर्फ रेशो में काम आएगा बल्कि हमें जनरल कहीं भी काम आ सकता है, जिधर भी इनकम एक्सपेंडिचर की बातें कर रहा हो, जिधर भी इनकम एक्सपेंडिचर की बातें हो रही हो, तो हमें ये जनरल काम आएगा। आपको पता हो जी, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो यहां से आप अपने सवाल के लिए सेविंग निकाल सकते हो ना। तो सेविंग किसके बराबर आएगी जी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है? 40,000 माइनस एक्सपेंडिचर कितना है जी? 35,000। तो सेविंग क्या आ गई? 5,000। दैट इज सेविंग। तो ये हमने फार्मूला भी सीख लिया साथ, कि इनकम एक्सपेंडिचर की बातें कहीं भी करे हमारे जहन में फौरन ये फार्मूला आ जाएगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भूल जाए तो अपने घर की मिसाल लो ना, मैं आपके घर से एग्जांपल लेके फार्मूला डेवलप किया। ठीक हो गया जी। तो अब आप लिख सकते हैं, बी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इनकम कितनी है? 40,000, रेशो का मतलब कोलन। सेविंग कितनी है जी? 5,000। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये काट लो इसके साथ, तो क्या आ जाएगा? 8/1। 8/1 मतलब 8:1। 8:1। ठीक है जी। अब सी पार्ट कर लोगे? वेरी सिंपल, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना 35,000 एंड सेविंग हमने अभी निकाल जो लिए। अब इसका सी पार्ट कर लोगे? तो इस रेशो का सिंपल एंगल ही था, ये रेशो का सिंपल एंगल ही था, जिसमें ए रेशो बी का मतलब हम ए डिवाइडेड बाय बी ले रहे थे। लेकिन उसमें साथ एक और यूजफुल चीज हमें सीखने को मिल गई कि इनकम एक्सपेंडिचर की बातें कहीं करें तो हम ये फॉर्मूला लगा लिया करेंगे, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक हो गया जी। तो सी पार्ट आप जरा खुद कर लेंगे, एक्सपेंडिचर भी है, आप सेविंग भी निकाल जो लिया। ठीक है जी। एक और सवाल लिखें जरा। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लें। परसेंटेज हमने पढ़ी है ना, परसेंटेज, परसेंटेज पढ़ी थी। अच्छा, चल लिखें फिर एक और सवाल। इन अ क्लास नंबर ऑफ बॉयज इज मोर द नंबर ऑफ गर्ल्स। इन अ क्लास number of boys is more than number of girls by 12% of the total strength of class. By 12% of total strength of class, find the ratio of boys to girls. Find the ratio of boys to girls. सवाल लिखो जी, फिर समझ लेते हैं।
लिख लिया जी। अच्छा देखो, कहते हैं इन अ क्लास नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। ना ही हमें बॉयज का पता है ना ही हमें गर्ल्स का पता है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था जब परसेंटेज पढ़ा रहा था कि जनरल जब कोई चीज मैथ में मालूम ना हो तो क्या करते हैं जी। जब कोई चीज मैथ में मालूम ना हो तो क्या करते हैं, जरा कमेंट जल्दी करेंगे आप लोग। उसको हम सपोज करते हैं ना, लेट इट बी एक्स। यही करते थे ना, जनरल बात सीखी थी ना, सिर्फ एक ही सवाल के लिए तो नहीं किया था कि हम उसको पहले सपोज करते हैं। तो हमें बॉयज का नहीं पता तो लेट बॉयज एक्स कह देते हैं। गर्ल्स का भी नहीं पता, उनको हम वाई कह देते। ठीक है, अब सवाल पढ़ो जरा। ये तो जनरल रूल है, जब कोई चीज ना पता तो हम पहले सपोज करते हैं। इन अ क्लास नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज ज्यादा हैं, गर्ल्स कम है। देखना इधर, बॉयज ज्यादा हैं गर्ल्स कम है। गर्ल्स आपने किसको कहा हुआ है, वाई को, और बॉयज आपने कहा हुआ है एक्स को। तो एक्स इज इक्वल टू, गर्ल्स हैं वाई, ये तो बराबर नहीं हो सकते। एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं हो सकता, एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं हो सकता। क्यों, बॉयज और गर्ल्स बराबर तो नहीं है। बॉयज ज्यादा हैं गर्ल्स कम है। गर्ल्स अगर कम है तो गर्ल्स की तरफ जमा होना चाहिए ना, ताकि इजाफा करें उधर जमा करें, ताकि वो बढ़ के बॉयज के बराबर आए। ठीक है, तो गर्ल्स कम है, कितनी कम है जी, वो उसने खुद दे दिया है। यानी गर्ल्स की साइड पे हमें ऐड करना पड़ेगा तब बॉयज के इक्वल आएंगे। तो वाई प्लस कितनी, कहता है जी 12%। 12%, परसेंट लिखने का तरीका आता है ना। 12%, मैंने कहा था लफ्ज तोड़ के पढ़ो, 12% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। टोटल स्ट्रेंथ क्या है, एक्स प्लस वाई। गर्ल्स और बॉयज मिला के टोटल स्ट्रेंथ बनी ना। मैं ये स्टेप रिपीट करता हूं जी। यानी हमें उसने कहा है आप रेशो ऑफ, फाइंड द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज एक्स हैं, गर्ल्स वाई, एक्स रेशो वाई यू हैव टू फाइंड, एक्स रेशो वाई यू हैव टू फाइंड। तो कंडीशन खुद दी है उसने, कहता है बॉयज ज्यादा हैं गर्ल्स कम है। कॉमन सेंस से भी हमें पता है कि हमेशा जमा उस तरफ करते होते हैं जिधर रकम कम हो। हमेशा जमा उस तरफ करते होते हैं जिधर रकम कम हो, ताकि कम वाली साइड पे जमा करें, वो जमा होके ज्यादा वाली साइड के बराबर आए ना। ठीक है, तो बॉयज तो ज्यादा हैं ऑलरेडी, कह रहे ना बॉयज मोर, बॉयज तो पहले ही ज्यादा हैं। तो बॉयज इसी तरह रखे एक्स इज इक्वल टू, गर्ल्स की तरफ जमा किया है क्योंकि गर्ल्स कम थी। वाई में जमा किया, कितना जमा करना था, 12%। 12%, 12% ऑफ वट, ऑफ को यूं ब्रैकेट से लिखते हैं, ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ क्या है, गर्ल्स और बॉयज मिला के टोटल स्ट्रेंथ होगी ना। तो बॉयज और गर्ल्स मिलाओ तो एक्स प्लस वाई हुआ। बात समझे हो। बस अब यहां से आप एक्स रेशो वाई आपने फाइंड करना है, एक्स रेशो वाई आपने फाइंड करना है। तो इसको लिख लें, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस, ये कर लो जरा, क्या आ जाएगा जी, 6 से, और ये 50 से 2 के टेबल से काट, ये फिर 3 से ये 25, तो क्या बन जाएगा 3/25 इंटू एक्स प्लस वाई, इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया जी। तो एक्स रेशो वाई हमने फाइंड करना ना, एक्स रेशो वाई हमने फाइंड करना। तो पहले जरा एक्स और वाई को एक सेपरेट तो कर लें, देखें एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3x प्लस 3y डिवाइड बाई 25। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं भाई, यहां तक समझ गए। हाँ जी, यहां तक समझ गए।
जस्ट वो कंडीशन से हमने इक्वेशन बनाई है, अब एक्स रेशो वाई सेपरेट कर रहे हैं, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3x/25 प्लस 3y/25, दोनों के नीचे। ठीक है जी, मैं इस तरफ लिख रहा हूं x इज इक्वल टू, एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते होते हैं, ये नीचे वाली रकम का एलसीएम है। ठीक है, तो ये 25, इसी तरह एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या आ जाएगा, 25y प्लस 3x प्लस 3y। ठीक है जी, अब ये बीच में इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25x इज इक्वल टू 25y प्लस 3x प्लस 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई की। भाई मैं इसको एक से दो स्टेप्स के अंदर ही कर सकता हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ठीक है, अब 25x और ये प्लस का 3x है, इधर ले आओ तो -3x, इक्वल के एक साइड कोई चीज ऐड हो दूसरी तरफ ऐड हो, एक तरफ कोई चीज ऐड हो तो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होती है। 3x इधर ऐड हो रहा था, इधर लाके सब्ट्रैक्ट किया। 25y प्लस 3y क्या आ जाएगा, 28y। तो 25x माइनस 3x कितना आ जाएगा जी, 22x इज इक्वल टू 28y। हमें चाहिए क्या, x रेशो y। x रेशो y का मतलब तो x डिवाइडेड बाय y होता है, हमें x डिवाइडेड बाय y चाहिए। ये x इधर ही रखो, ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दो, इज इक्वल राइट साइड पे 28 अपनी जगह मौजूद, ये लेफ्ट साइड वाला 22 इधर मल्टीप्लाई, इधर लाके डिवाइड। तो ये कसरे काटो ना, क्या बनेगा भाई, 14 डिवाइडेड बाय 11। तो x डिवाइडेड बाय y मीन x रेशो y इज इक्वल 14 डिवाइडेड बाय 11 मीन 14 रेशो 11। ये पूछा था उसने, मतलब बाकी तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मेन चीज ये थी कि जब कोई चीज नहीं पता होती हमें, हम उसको सपोज करते हैं, फिर ये इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं। जनरल बात है, सिर्फ एक सवाल के लिए नहीं, जमा हमेशा उस तरफ करेंगे हम जिधर रकम कम हुआ करेगी, क्योंकि जिधर रकम कम उधर जमा करोगे तो बढ़ के दूसरे के बराबर आएगी। तो यही किया मैंने। बॉयज पहले ही ज्यादा थे तो कह रहे बॉयज मोर देन गर्ल्स, बॉयज तो ज्यादा हैं, उधर तो जमा नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा जी, y उमर अफजल क्लास अभी ज्वाइन की है उसके, मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है। यू मस्ट नो। अच्छा, x इज इक्वल टू y प्लस y की तरफ जमा किया है। क्यों y की तरफ जमा किया है, क्योंकि गर्ल्स कम थी ना, जमा हमेशा उस तरफ किया जाता है रकम कम। तो y में जमा किया, कितना जमा करना था उसने खुद दिया था ना सवाल, 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, प्लस किया 12%, 12% ऑफ, ऑफ को ब्रैकेट से लिखते हैं, ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ क्या है, गर्ल्स और बॉयज। ठीक है जी, समझ गए। एक और सवाल लिख लो जी। अब रेशो का ये सिंपल एंगल टैकल किया हमने, ए रेशो बी मींस ए डिवाइडेड बाय बी। तो सेकंड एंगल ऑफ रेशो एक और जी, जिसमें वो शेयर्स की बातें करता है, हाँ? शेयर्स की बातें करता है, तो वो वाला एंगल भी सिखा देता हूं कि रेशो का ये दो ही एंगल है रेशो के बस, एक में ए रेशो बी मींस ए डिवाइडेड बाय बी, दूसरा वो शेयर्स वाला एंगल जब पूछे तो वो भी आपको पता हो। ये शेयर्स वाला क्वेश्चन मैंने देखा है आपके पास पेपर्स में कहीं आया हुआ है जी। एग्जाम्पल नंबर कर लें, क्या बनती है एग्जाम्पल 4, आप स्टेटमेंट लिख लें, सम ऑफ द मनी is to be divided among three persons in the ratio 10
10:7:5. If B gets 140 more than C, what is A's share? What is A's share? आप सवाल लिखें जी, फिर इसके ऊपर जनरल भी समझा देता हूं, ठीक है? पहले सवाल लिखें, इसके ऊपर हम जनरल समझेंगे, फिर अगला सवाल आप मुझे हेल्प करेंगे। स्टेटमेंट लिख लें आप। अच्छा जी, sum of the money is to be divided among 3 persons in the ratio 10:7:5. If B gets 140 more than C, what is A's share? What is A's share? अच्छा जी, जनरल सीखना है भाई। अगला सवाल मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा इधर ही। अभी जनरल पैटर्न सीखना है कि रेशो का ये वाला एंगल जब आता है ना शेयर वाला, तो इसको हमने किस तरह से टैकल करना, ठीक है? अब जब ऐसे सवाल आ जाए ना जिसमें वो आपको कहे जी इतनी रकम है, इतने इतने लोगों में तकसीम करनी है, इतनी रकम है, इतने इतने लोगों में तकसीम करनी है, फिर आपके ऊपर कंडीशन लगाए, फिर बोले बताओ एक को कितना शेयर मिला, दूसरे को कितना शेयर मिला, तीसरे को। कभी कहेगा इतनी जायदाद है, इतने इतने लोगों में तकसीम करनी है, आपके ऊपर कुछ कंडीशन लगाएगा, फिर बोलेगा बताओ एक को जायदाद का कितना शेयर मिला, दूसरे को जायदाद का कितना शेयर मिला, तीसरे को जायदाद का कितना शेयर मिला। मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी ये शेयर वाले सवाल आए तो आपके जहन में पहली बात फौरन क्लिक करे कि ये तो रेशो का ये एक एंगल है, सेकंड एंगल ऑफ रेशो, सेकंड एंगल ऑफ रेशो। जब ये वाला एंगल रेशो का आए तो कैसे टैकल करना है? पहले एंगल में हमने सीखा ए रेशो बी मींस ए डिवाइडेड बाय बी, सिंपल एंगल में ये सीखा। अब जब शेयर वाला एंगल आए तो उसमें उसको आपने कैसे टैकल करना है? जो भी रेशो सवाल में दी होगी आप उस रेशो को आपने जमा कर लेना है, उस रेशो को आपने जमा कर लेना है। मसलन मेरी ये मुराद है, देखो इधर 10:7:5 ये रेशो दी हुई है, इसको आपने जमा कर लेना। 10 + 7 + 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 और 7 17 और 5 22 22। 22 क्या पार्ट्स, मतलब लेना इतने पार्ट्स हैं किसी चीज के जिसको डिवाइड करने जा रहे हो, इतने पार्ट्स हैं किसी चीज के जिसको डिवाइड करने जा रहे हो। जी पहला स्टेप समझ गए। जब भी ये वाले सवाल आएंगे तो आप क्या करोगे? जो रेशो सवाल में दी होगी उसको जमा कर लो, जमा करके कुछ जवाब आएगा ना, उस जवाब का मतलब क्या लोगे? इतने पार्ट्स हैं किसी चीज। ठीक हो गया? पहला स्टेप समझ गए सब लोग? अब शेयर को लिखने का क्या तरीका होता है? शेयर को लिखने का क्या तरीका होता है ये देखना आप। देखिएगा जरा बोर्ड पे देखो, पहले एज शेयर, ए बी और सी 3 बंदे ना, एज शेयर बोर्ड पे देखो भाई, बाद में लिखो, पहले जनरल सीख लो चीज को। हाँ, एज शेयर, शेयर लिखने का क्या तरीका होगा? जो ए के लिए रेशो दी हुई है ना सवाल में, ये 10 डिवाइडेड बाय पार्ट्स, जो हमने पहले स्टेप में निकाल चुके होते हैं, डिवाइडेड बाय पार्ट्स। पार्ट्स कितने? 22। आफ, आफ को मैंने यूं लिखना सिखाया हुआ है आपको, परसेंटेज में भी सीखा हमने, आफ को यूं लिखते होते हैं, परसेंट ऑफ जब कहते हैं।
ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, जिस चीज को डिवाइड करने जा रहे हो। क्या कह रहा है? सम ऑफ द मनी इज टू बी डिवाइडेड, वी डोंट नो कि रकम कितनी है। कहता सम ऑफ द मनी इज टू बी डिवाइडेड। जब हमें ना पता हो तो क्या करते हैं? सपोज एक्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर देखना जरा, दोबारा बात रिपीट होनी है, देखना इधर जरा। 20 शेयर, क्या तरीका होगा लिखने का? गिवन रेशो जो सवाल में दी हुई है 7 डिवाइडेड बाय पार्ट्स। पार्ट्स तो हमने ये निकाले हुए पहले स्टेप में 22 ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, जिस चीज को डिवाइड करने जा रहे हो जो चीज क्या डिवाइड हो रही थी। सम ऑफ द मनी, हमें तो नहीं पता क्या है, एक्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको वाई ना लिख देना, क्योंकि दो मुख्तलिफ चीजें तो नहीं है ना, एक ही चीज डिवाइड हो रही है ना भाई तीन बंदों में, तो इसलिए एक्स एक्स। सी का शेयर, सी शेयर, सी शेयर। फिर देखना इधर, गिवन रेशो 5 डिवाइड बाय पार्ट्स 22 ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड एक्स, सम ऑफ द मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन। तीनों में एक ही बात लिखी है मैंने, तीनों में एक ही बात लिखी है। हाँ जी, प्लस वाला है ना, सम ऑफ द मनी, प्लस वाला बख्ताब है, प्लस वाला। अच्छा जी, मैं बात रिपीट करूं भाई, ये सिर्फ यही बात सीखने की है बस। शेयर वाले सवाल जब आते हैं ना, ये आप जरा अपने पास जरा रफ में इसका फॉर्मूला लिख लें, सब पे वही लगेगा जब भी शेयर वाले सवाल आएंगे। यानी शेयर लिखने का ये तरीका होता है, शेयर इज इक्वल टू, लिख लें अपने पास रफ पे लिखें, फिर मैं वापस सवाल पे आता हूं। शेयर इज इक्वल टू गिवन रेशो, मैं थोड़ा सा इधर जगह काम पड़ जाएगी, मैं पीछे करके इसको लिख देता हूं, फिर मैं इरेज करूंगा, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं। आप जरा इसको अलग से लिखेंगे ये, यानी शेयर लिखने का ये तरीका है, गिवन रेशो डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ को यूं लिखते हैं ना ब्रैकेट से, ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, ये जी इसका फॉर्मूला जी। शेयर वाला सवाल जब भी रेशो का ये एंगल आएगा ना, आप इसको रफ में लिखें सर, हर बार यही करेंगे, कोई नई बात नहीं करेंगे, हर बार हर सवाल में शेयर वाले में यही लिखें। गिवन रेशो इस सवाल में दी होगी, डिवाइड बाय पार्ट्स, पार्ट्स कहां से लाओगे? जो रेशो सवाल में दी है उसको जमा करेंगे ना, जमा करेंगे तो वो पार्ट्स निकलते हैं, इतने पार्ट्स निकलते। ऑफ को ब्रैकेट से लिखते हैं, व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, जिस भी चीज को डिवाइड करने जा रहे हो वो ब्रैकेट में लिखी जाती है, वो ब्रैकेट में लिखी जाती है। शीजा तारिक, मैंने बताया तो था, ये आपने मेरी बात सुनी नहीं है ना। एक्स वाई जी नहीं असाइन करेंगे, क्यों? कहता है सम ऑफ द मनी इज टू बी डिवाइडेड, एक ही चीज है ना जो तीन बंदों में डिवाइड हो रही है, तो अलग अलग चीजें तो नहीं है कि एक को एक्स को हैं दूसरे को वाई कहें, तीसरे एक ही चीज है तीन बंदों में डिवाइड हो रही है ना, तो वो सम ऑफ द मनी एक ही चीज क्या है, वो एक्स है। नहीं पता हमें, जब ये लिख लिया रफ में, मैं फिर इरेज करूं, ये लिख लिया भाई। तो इधर भी यही किया, आप देखो जरा, ए का शेयर कैसे लिखा है, गिवन रेशो, ए के लिए रेशो गिवन थी ना 7, डिवाइडेड बाय क्या किया, पार्ट्स, इधर सवाल पार्ट्स लिखा हुआ, डिवाइड बाय पार्ट्स, पार्ट्स कैसे आते हैं, गिवन रेशो को जमा कर लेते हैं तो पार्ट्स आ जाते। ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, जिस भी चीज को डिवाइड करने जा रहे हो, सम ऑफ द मनी इज टू बी डिवाइडेड एक्स। फिर बी का शेयर करते हुए मैंने यही किया है, गिवन रेशो डिवाइड बाय पार्ट्स, बी के लिए गिवन रेशो ये थी ना 7 डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ व्हाट इज टू बी, सी के लिए गिवन रेशो ये थी ना 5 डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ व्हाट इज। ठीक है, अब मैं ये इरेज कर रहा हूं। बस ये दो बातें समझने की थी, ये दो बातें समझने की थी, ठीक है। यानी गिवन रेशो को जमा करना होता है जब भी शेयर्स वाले सवाल है, दूसरा लिखने का ये तरीका होता है, गिवन रेशो डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ व्हाट इज टू बी, राइट।
नहीं जी, पार्ट्स मीन इतने, किसी रकम को डिवाइड किया आपने, उसको कितने कितने हिस्से बनाए, ये उसका मतलब है। इन टोटल उसके कितने हिस्से बनाए, 22 हिस्से बनाए यहाँ इस सवाल की हद तक जैसे। अच्छा जी, अब जरा सवाल पढ़ो, बोर्ड पे देखो जी। इफ बी गेट्स 140 मोर देन सी, सिंपल मुझे इसकी ट्रांसलेशन करके बताओ, कोई मैथमेटिकल मीनिंग्स नहीं। इफ बी गेट्स 140 मोर देन सी, बी गेट्स 140 मोर देन सी, बी के पास ज्यादा है तो सी के पास कम है, बी के पास ज्यादा है तो सी के पास कम। क्या लिखा है, बी गेट्स 140 मोर देन सी, बी के पास ज्यादा है सी के पास कम है। तो जिधर कम हो तो जमा तो उस तरफ करते होते हैं ना, जिधर कम हो जमा तो उस तरफ करते होते हैं ना, यही बताया था ना। तो बी के पास ज्यादा है तो बी इसी तरह रहे, बी इज इक्वल टू सी के पास कम है ना, तो सी में जमा करो ना कितना 140, ताकि वो बढ़ के बी के बराबर आए। जैसे पहले वाले सवाल में गर्ल्स कम थी ना, गर्ल्स की साइड पे जमा किया था। इधर यहां पे क्या है जी, बी के पास ज्यादा है सी के पास कम है, तो जिसकी तरफ कम है उधर जमा किया ना, सी प्लस 140 इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो बस ये बी और सी की वैल्यूज हैं ना आपके पास, उधर से उठा लो इधर। आपसे एक शेयर मांगा है ना उसने, ये तो 10 डिवाइड बाई 22 ऑफ एक्स, एक्स नहीं था ना, एक्स का मसला था तो एक्स निकल आएगा ना यहाँ से, कंडीशन सवाल में दी होती। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 से आप लिखें जरा इसको। इक्वेशन 2 क्या है जी, बी की जगह 7x बाई 22 इज इक्वल टू सी की जगह 5x बाई 22 प्लस 140 अपनी जगह मौजूद। तो बस एक्स एक्स वाले एक तरफ करो, 7x बाई 22, ये पूरी एक रकम है इक्वल की एक तरफ ऐड और ये इधर ला के सब्ट्रैक्ट करो, 5x बाई 22 इज इक्वल टू 140। तो जब रकमें ऐसे हों ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आ रही हो फ्रैक्शंस, तो एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम 22, तो ऊपर क्या आ जाएगा 7x माइनस 5x इज इक्वल टू राइट साइड पे 140। ठीक है, तो बस यहाँ से x सेपरेट करो, 7x माइनस 5x इज 2x डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 140। तो ये कट जाएगा इसके साथ तो 11। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ इधर से, x बाई 11 इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी 0 और 1540। x आ गया ना, x आ गया भाई, एक का शेयर निकालना है तो बस इधर पुट करो इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए शेयर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 22 ऑफ एक्स, एक्स की जगह 1540, बस करो मल्टीप्लाई डिवाइड, ए का शेयर है। अगर वो कहता बी का शेयर निकालो तो फिर एक्स की वैल्यू इधर पुट कर देते, कहता सी का शेयर निकालो तो एक्स की वैल्यू इधर पुट कर देते। ठीक है जी। इसी तरह के एक सवाल और लिखते हैं जी, इसी तरह का शेयर वाला एक सवाल और लिखें, सेम यही चीज एक मरतबा फिर रिपीट हो जाए, ताकि रेशो के सेकंड एंगल से जी, शेयर वाले सवाल से। हाँ, एक एग्जांपल और देते हैं, समझिएगा, फिर जो चीज हमने पहले की है वही फिर रिपीट होगी इधर। कहता है जी, जायद लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ 17,50,000. His family had to pay off a debt of, his family had to pay off a debt of 1,50,000.
Rest of the money was to be distributed between a son and a daughter. Rest of the money is to be divided between a son and a daughter. Between a son and a daughter. Find the share of each child. Find the share of each child. If son gets double than that of daughter. आप सवाल लिखें, मैं समझा देता हूं। हाँ जी, बोर्ड क्लियर है? हाँ जी, बताएं जरा बाकी लोग। हाँ जी, ये बाकी क्लास तो कह रही है क्लियर है, तो आप लोग चेक कर लें फिर जिनका इशू आ रहा है, अपने नेट कनेक्शंस चेक करो। हाँ जी, बाकी क्लास तो कह रही है नजर आ रहा है। फरा अहमद, आपको क्यों नहीं आ रहा? Zaid left a property of 17,50,000. 17,50,000. His family had to pay off. His family had to pay off a debt of 1,50,000. Rest of the money was to be divided between a son and a daughter. Find the share of each child. Find the share of each child. If son gets double then that of daughter. जब सवाल लिख लें स्टेटमेंट तो मुझे बताएं फिर। लिख लिया जी? अच्छा, अब इधर देखिएगा जरा। टोटल रकम थी कितनी जी? टोटल वो थी 17,50,000। 17,50,000। His family had to pay off a debt of 1,50,000. His family had to pay off a debt of 1,50,000. जो रकम उसने उधार देनी थी वो निकालें, बाकी कहते हैं जो बाकी बच गई है वो शेयर्स में डिवाइड होगी। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आफ्टर पेइंग डेट कितनी बचती है भाई? 17,50,000 है ना, उसमें से 1,50,000 उधार देना था, तो बाकी कितना बच गया? 16 लाख। 16 और लाख में 5 जीरो होते हैं ना भाई, ये 16 लाख। अब कहता है सन और डॉटर दो ही हैं और शेयर निकालना है। एक है सन रेशो, दूसरी है डॉटर। लिख दिया। सन 2 पार्ट्स ले डबल और डॉटर 1, तो 2:1 हो गया ना। अब निकालना शेयर है, तो शेयर के लिए आप क्या करते हैं? शेयर वाले सवालों के लिए मैंने यही कहा था जमा किया करो। 2+1 रेशो जमा करते ना। 2+1 कितना आ जाएगा? 3। क्या मतलब लें? 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स। भाई यही बताया था ना, शेयर वाले सवालों में जो रेशो होती है उसको जमा करते हैं। तो 2:1 है तो 2+1 कर दिया।
जवाब आया उसका मतलब क्या लेते हैं, पार्ट्स हैं इतने किसी चीज के, तो 3 पार्ट्स हुए। ठीक है, अब तो सन के लिए लिखो ना, सन्स शेयर, सन्स शेयर क्या बनेगा भाई। आप जरा जो मैंने आपको रफ में एक फार्मूला लिखवाया था उसको देखो जरा, गिवन रेशो सन के लिए क्या है 2, डिवाइडेड बाय क्या है पार्ट्स, पार्ट्स कितने हैं जी 3। ऑफ को हम यूं लिखते हैं, ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, चेक करो वहां यही लिखवाए हुए, ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, किस चीज को डिवाइड करना है, 16 लाख को डिवाइड करना है। ठीक है, ऑफ 16 लाख, 16 लाख। ठीक हो गया जी, ये सन का शेयर। डाटर्स शेयर लिखो तो क्या हो जाएगा, डाटर्स शेयर बताओ जी, गिवन रेशो डाटर के लिए 1 है, डिवाइडेड बाय क्या होता है पार्ट्स, वो तो 3 है, ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड 16 लाख। तो उसी तरह का सवाल आना जैसे पहला था, हैं? चलें जी, तो ये रेशो के दो एंगल हैं जी, या सिंपल एंगल ए रेशो बी, उसका मतलब ए डिवाइड बाय बी, या फिर ये वाला जिसमें वो शेयर्स की बातें करें तो उसमें हम ये पैटर्न यूज करते हैं, गिवन रेशो डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइड, बस दो ही। अच्छा, कुछ जरा बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, उसमें से भी आपके मैंने एक दो क्वेश्चंस देखे आर पार्ट में, तो वो भी कर लेते हैं जी, बेसिक्स छोटे छोटे क्वेश्चंस भी दे देता है कुछ चीजें चेक करने के लिए। आप एक लिख लें, हेडिंग लिख लें, मैथमेटिकल स्किल। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, इसमें सबसे पहली तो आप सब हेडिंग दो ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ब्रैकेट ये जो है ना, इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। अब इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का मकसद क्या है जी, मसलन कहीं यूं लिखा हो ना, आप कहीं कर देते हैं जी इस तरह से कि आपके सामने लिखो 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, आप इधर से शुरू हो जाते हैं 2 + 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8। बाहर तो गलती नहीं लगती लेकिन फिर भी गलत है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की एक तरतीब है ना। अगर आपको मैं स्कूल वाला टीचर याद कराऊं ना तो कहता जी बट मैथ्स लिख लो, कुछ कहते थे सिर्फ डी मैथ्स लिख लो, तो ये एक ही बात होती थी ना, याद रखने के लिए बताया जाता था ना। ठीक है, तो ये किस लिए होता था जी, ब्रैकेट के लिए। ये किस लिए होता था, डिवीजन के लिए। ये मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे आपने क्या किया है, पहले आपने एडिशन कर दी है, हालांकि पहले मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए थी ना, 2 × 2। देखो मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, एडिशन बाद में है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले करो, 2 × 2 4 + 2 is 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब, और इससे मैथमेटिकल ऑपरेटर से रिलेटेड आपके मैंने 2 पेपर्स में देख लिए एमसीक्यूज, ये पूछे हुए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरतीब ये होनी चाहिए, आपको पता हो। और ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है याद रखने के लिए, डी मैथ्स लिख लो या वर्ड मैथ्स लिख लेते थे ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो जरा, सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में आपसे यूज करवा लूं, सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में जरा आपसे यूज करवा लूं। आप लिखें जरा जी, इसी सब हेडिंग को वाजे करने के लिए।
2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 माइनस 7। ये एक सवाल है जी। ठीक है, तो पहले किसको सॉल्व करना चाहिए, ब्रैकेट को, बाकी इसी तरह चलता रहे ना। 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 माइनस 7 इज -2 ना। भाई 7 में से ही 5 माइनस किया है, बस बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो लगाए। तो 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटू माइनस -2। ठीक है, अब किसको सॉल्व करना चाहिए, डिवीजन को, बाकी इसी तरह चले फिर। 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 -2। मजीद किसको सॉल्व करना चाहिए जी, मल्टीप्लिकेशन को। ये देखें तरतीब चल रही है बट मैथ्स, हाँ, तो बाकी इसी तरह चले। 2 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 -2। ये प्लस का और माइनस का खत्म हो जाएंगे, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, कहीं छोटा सा क्वेश्चन दे दे तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स चेक करना चाहते हो, आपको पता हो यार ये वाली तरतीब होती है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की, राइट। नेक्स्ट एक और चीज लिखें, कहीं डिविजन्स आपको दे देता है तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखना भी आता हो आपको। कहीं 4 नंबर्स की डिवीजन होती है या 2 नंबर्स की 3 नंबर्स की डिवीजन हो, आप लिख लें डिवीजन ऑफ दूसरी सब हेडिंग, हाँ, डिवीजन ऑफ 4 एंड 3 नंबर्स, डिवीजन ऑफ 4 एंड 3 नंबर, 4 या 3 नंबर्स की डिवीजन, 4 या 3 नंबर्स की डिवीजन। अच्छा जी, डिवीजन ऑफ 4 एंड 3 नंबर्स, 4 या 3 नंबर्स की डिवीजन। मसलन देखो A बाय B होल डिवाइड बाय C बाय D हो, ऐसे 4 रकमें हो, ऐसे कहीं 4 रकमें हो, तो कैसे आप लिखेंगे इनको। मसलन देखो A बाय B, ये नीचे वाली रकम होती है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल के रकम पलट देते हैं। C बाय D है तो D बाय C कर देना। अब इधर भी एक कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, इधर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ, कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों। भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो तब कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो तब कहते हैं जब बीच में इक्वल हो, ये सिखाया मैंने। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, ए को डी के साथ ए डी, बी को सी के साथ बी सी। एक और मिसाल देता हूं, देखो 2/3 ओवर 4/7 कहीं यूं लिखा हुआ है आपके सामने, तो आपको पता हो यार 4 रकमों को किस तरह टैकल करना होता है। 2/3 ये जो नीचे है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल के रकम पलट देते हैं। 4/7 है तो 7/4 कर देंगे, 4/7 है तो 7/4 कर देंगे। यही किया ना ऊपर भी हमने।
आप सिंपल मल्टीप्लाई करो ना, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, 14 डिवाइडेड बाई 12, तो 2 के टेबल से काटो इसको, 7/6, 7/6, ठीक हो गया। एक और लिख लें, 3 नंबर्स की डिवीजन हो गई, 2/3 ओवर 4, यूं लिख दूंगे। अगर ऐसे 3 रकमें हो तो तीसरी रकम डायरेक्ट नीचे ला के आप मल्टीप्लाई कर दिया करें, 2/3 इंटू 4, तो 2/12 मतलब 1/6, 2 के टेबल से काटे ना, 3 रकमें हो तो यूं टैकल करते। अगर आपको डायरेक्ट ना भी समझ आए ना, यूं कर लिया करो, 2/3/4 है ना, इसके नीचे खुद 1 से डिवाइड कर लो ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना भाई, खुद 1 से डिवाइड कर दो ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ता 1 से डिवाइड करने से। तो 4 रकमें बन जाएंगी, 4 रकमों को टैकल करना भी जो सीखा है हमने, क्या करते हैं, 2/3 नीचे वाले को मल्टीप्लीकेशन में बदल के रकम पलट देते हैं, 4/1 है तो 1/4, आप सिंपल मल्टीप्लाई करो ना, 2 को 1 के साथ 2, 3 को 4 के साथ 12, तो वही आ जाएगा ना 1/6। ये मेरे कहने का मतलब है, बात समझें, कि 4 या 3 रकमें ऐसे दे दे कहीं डिवीजन में, तो उसको सिंप्लीफाइड करके आंसर मांग रहे हो तो आप यूं करेंगे उसको, राइट। चलें आप नमाज की ब्रेक कर लें 10 एक मिनट, तो आ जाएंगे आप 4:20 पे आ जाएं वापस, ऐसे 5:20 पे, हाँ 5:20 पे वापस आ जाएं, फिर इसी तरह फर्दर आगे मैथमेटिकल स्किल्स बेसिक्स जो है ना, इसी को फर्दर चलाएंगे।
अच्छा जी, आगे सारे लोग जी। तो हम बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स देख रहे थे कि इसमें से जो एमसीक्यूज बनाता है तो वो भी हमें पता हो। तो हम बात कर रहे थे सेकंड सब हेडिंग की, दैट वाज डिवीजन ऑफ 4 and 3 नंबर्स। ये कहीं 4 या 3 नंबर्स की डिवीजन आपसे पूछ ले तो इसका भी आपको पता हो। ठीक है, नेक्स्ट लिख लें पावर्स, उसमें भी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। पावर्स सब हेडिंग नंबर 3 है जी, सब हेडिंग नंबर 3 है पावर्स। पावर्स में पहला पॉइंट, व्हेन bases are same in multiplication, same in multiplication, powers are added up. When bases are same in multiplication, powers are added up. आप लिखें, मैं समझा देता हूं क्या मतलब है इसका। अच्छा जी, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। मतलब मैं अगर ये लिखूं एक्स की पावर इधर 2 लिख दूं, इधर मैं एक्स की पावर 3 लिख दूं, ये जो नीचे है ना इसको बेस बोलते हैं, और ये जो ऊपर है ना इसको पावर बोलते हैं। ये जो नीचे है इसको बेस बोलते हैं भाई, ये जो ऊपर हो तो उसको पावर बोलते हैं। तो मैंने कहा है बेस सेम हो तो इनको सिंगल में लिखना हो ना तो पावर्स ऐड कर देते हैं। मतलब इसको सिंगल में यूं लिखोगे, एक्स की पावर 2 + 3 = 5। मैं आपको ये बोलूं, वाई की पावर 3, वाई की पावर 5, वाई की पावर 2 यूं लिखा हुआ हो कहीं, तो सिंप्लीफाई करके आपसे आंसर मांग रहे तो क्या करोगे, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना। तो y की पावर 3, 2 5 और 5 10, तो y की पावर 10, y की पावर 10। ये मेरी मुराद है कि बेसिस कहीं भी सेम हो, उनको मल्टीप्लाई होके आ रही हो तो आप सिंगल में लिखना चाहते हैं तो पावर्स को ऐड कर देना। पहले पॉइंट का ये मतलब है, पावर्स में जो आगे मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा उसका ये मतलब है। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट लिखें पावर्स में, सब हेडिंग नहीं बदलनी अभी, पावर्स में एक और बात बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट जी, दोबारा इरेस हो गया भाई। सेकंड पॉइंट लिखें, व्हेन न्यूमरेटर इज शिफ्टेड टू डिनोमिनेटर and vice versa, and vice versa, signs of the powers are changed, signs of the powers are changed, signs of the powers are changed. When numerator is shifted to denominator and vice versa, signs of the powers are changed. क्या मतलब है, देखना इधर जरा। x की पावर में लिख दूं ना -2, इधर लिख दूं y की पावर 3। ये जो पूरी चीज है ना डिवीजन से ऊपर ऊपर, इसको हम बोलते होते हैं न्यूमरेटर, और ये जो डिवीजन से नीचे जो पूरी चीज है ना इसको हम बोलते होते हैं डिनोमिनेटर। मैंने ये कहा है जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना हो या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो तभी लिख सकते हो जब पावर का साइन चेंज करोगे। मतलब
अगर आप x की पावर -2 इसको नीचे ले आना चाहते हो तो x की पावर +2 लिखना पड़ेगा। y की पावर 3 है ना नीचे, तो इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो y की पावर -3 करना पड़ेगा। y की पावर -3 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जब भी आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर का साइन चेंज करना पड़ता है। पावर का साइन फिर चेंज करना पड़ता है। ये मेरी मुराद है जी। ठीक है, जब भी कहीं ऐसे शिफ्टिंग की हो ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो पावर का साइन चेंज करोगे। तो चेंज करने का मतलब है पावर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दो। सब एडिंग में नहीं बदल रहा, अभी वही सब एडिंग चल रही है थर्ड, उसमें आगे पॉइंट्स बता रहा हूं। इसी में पॉइंट नंबर 3 लिख लें। पॉइंट नंबर 3 लिख लें, पावर आना पावर, पावर आना पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आर मल्टीप्लाइड, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, पावर के ऊपर पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड। ये पॉइंट नंबर 3 है। हाँ, पावर सब एडिंग चल रही है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? ये बाकी सबको तो आ रही है, उसामा डिस्टॉर्ट आपकी तरफ हो रही है, तो इट मींस प्रॉब्लम इज ऑन योर साइड। अपने नेट कनेक्शन चेक करो। अच्छा जी, पावर आना पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, क्या मतलब है इस बात का? x के ऊपर 2 होना, पावर ऊपर पावर 3, पावर के ऊपर पावर, ब्रैकेट लगा के लिखा है मैंने। तो देन इसको अगर लिखना पड़े तो आप इसको यूं लिखोगे, x की पावर 6, x की पावर 6। ठीक है, ब्रैकेट लगा के पावर के ऊपर पावर हो ना, तो फिर पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। अगर विदाउट ब्रैकेट हो वो अलग चीज है, इट्स नॉट फॉर विदाउट ब्रैकेट। हाँ, उसका कुछ और मतलब होता है भाई। मसलन देखो इधर, 2 की पावर 3, इसका मतलब होगा 2 को आपस में 3 दफा जरब दे दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या बनेगा 8। ये अलग चीज है। ये ऊपर जो पावर के ऊपर पावर्स है, ब्रैकेट लगा के हो, देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड, देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड। सैयद फरहान रजा, 2 पावर 2 पावर 2, इसका ये मतलब है, देखें इधर जरा, 2 पावर 2 पावर 2 विदाउट ब्रैकेट चल रहे हैं, उसका ये मतलब है, देखना इधर जरा बोर्ड पे देखो, विदाउट ब्रैकेट चल रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला होता है ना, उसको एज इट इज लिख दी जाती है पावर, नीचे वाली ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते आते हैं, फिर ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते आते हैं। ये इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखो 2 की पावर 2, इसका क्या मतलब है? 2 इंटू 2 मतलब 4, तो 2 की पावर 4 लिखो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या बनेगा 16। ठीक है, व्हाट अबाउट पावर 2 पावर 3 पावर 4, मैं लिख देता हूं वो भी, देखो इधर क्या लिखा है, 2 पावर 3 पावर 4, देखना इधर जी, 2 पावर 3 पावर 4 यूं लिखो वो विदाउट ब्रैकेट। तो आपने क्या करना है, ये नीचे वाला एज इट इज छोड़ देते हैं, ऊपर वाले से ऊपर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ऊपर वाले को सॉल्व करो ना, 3 की पावर 4 का क्या मतलब है, 3 की पावर 4 का क्या मतलब है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो ना, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो क्या बनेगा 9, 9 इंटू
3 27 इंटू 3 कल 81 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ये मतलब होता है। बात समझियो। तो विद ब्रैकेट और पावर, तो उसका मतलब ये होता है जी, पावर आना पावर विद ब्रैकेट पावर्स आर मल्टीप्लाइड, पावर आना पावर बट विद ब्रैकेट पावर्स आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, और इधर जब विदाउट ब्रैकेट हो तो क्या करेंगे, नीचे वाली को इसी तरह रख लेते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते आते हैं। हाँ जी, कौन है ये मेरे साथ, कोऑर्डिनेटर कौन है भाई, कोऑर्डिनेटर कोई नहीं है। मैं इधर आपको ऐड करता रहूं या मैं पढ़ाऊं है। अच्छा, कि 87 कैसे 81 कैसे आ गया भाई, मैंने कहा है ना, ये नीचे वाले को एज इट इज लिख देते हैं ना विदाउट ब्रैकेट, 2 इसी तरह लिख देते, ऊपर से नीचे सॉल्व करते आते हैं। 3 की पावर 4 का क्या मतलब है, 3 को ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जैसे ये 2 की पावर 3 का क्या मतलब था, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो, इधर 3 की पावर 4 इसका मतलब 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। पावर्स में ही सब एडिंग वही चल रही है भाई, पावर्स वाली ये गलतियां आपसे ना हो, ये बता रहा हूं। इसी तरह एक और लिख लें, सब एडिंग अभी नहीं बदल रहा, मैं पावर में, पावर के अंदर ही छोटे छोटे पॉइंट्स उनके ऊपर डिस्कशन चल रही है। ऐसे कहीं हो ना, एक्स इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हो, इसको आप लिखेंगे एक्स की पावर में 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, मसलन देखो ना, कहीं ऐसे हो ना, 16 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसको आप यूं करोगे 16 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। भाई 4 का स्क्वायर ना, 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 टाइम्स लिख लो मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 4 वही 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 4 का स्क्वायर लिखा है इसको। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म होते हैं ना, 1/2 वैल्यू है इसकी, तो 4 आ जाते हैं। इसलिए स्क्वायर रूट 9 लिखा हुआ हो तो मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट अपनी जगह 9, 3 इंटू 3 है ना, इसको जो भी तो लिख सकते हो 3 की पावर 2, ये 2 इसके साथ खत्म हो जाएगा 3। तो ये भी पावर्स वाली सब एडिंग नहीं बता रहा हूं। ठीक है, और एनीथिंग पावर 0, एक और पॉइंट लिख लो, एनीथिंग पावर 0 तो वो 1 होता है जी। इक्वल्स टू 1, मसलन देखो 3 की पावर 0 इसको 1 लिखेंगे, 9 की पावर 0 इसको 1 लिखेंगे, एनीथिंग पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 लिखो, दैट इज इक्वल टू 1। ये बेसिक्स हैं जी, पावर से रिलेटेड सब एडिंग नंबर 3 ही चल रही थी हमारी, सब एडिंग नंबर 3 ही चल रही थी, उसमें बेसिक्स बताई है मैंने। ठीक है, अब आप लिख लें जरा डेसिमल्स, कि डेसिमल्स कहीं आ जाए ना, मल्टीप्लाई करने पड़ जाए तो किस तरह करेंगे, कैलकुलेटर तो हमारे पास होता नहीं है, तो विदाउट कैलकुलेटर डेसिमल्स मल्टीप्लाई करने पड़ जाए। सर पावर में माइनस हो तो फरहान रजा, माइनस हो तो उसको प्लस भी कर सकते हो ना, मैंने अभी एक पॉइंट नहीं बताया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आना ना। मसलन देखो 2 की पावर -3 हो तो इसको यूं लिख सकते हो ना, 2 की पावर -3 इसको नीचे ले आओ, 2 की पावर +3 हो जाएगा ना नीचे आके ये रकम। तो 1 2 की पावर +3 अभी लिखा ना, 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। माइनस होगी तो नीचे ले जाके उसको प्लस कर देंगे ना, प्लस होगी तो ऊपर जाके माइनस कर देंगे, वो तो पावर का साइन चेंज कर सकते हैं।
चलें जी नेक्स्ट लिखो एक और चीज के डेसिमल्स अगर कहीं मल्टीप्लाई करने को दे दे विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे डेसिमल्स। ये फोर्थ वन साहब हेडिंग बनती है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स और सिंपल मल्टीप्लाई तो हम कर लेते हैं डेसिमल्स हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे इशारिया। अच्छा जब आप डेसिमल्स की बात करते हैं ना कैसे मल्टीप्लाई करोगे मैं इधर एक एग्जांपल के ऊपर समझाता हूं। हमारे फॉर एग्जांपल 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 हो। इधर देखना भाई समझो पहले बात को 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। अच्छा जब डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है और बगैर कैलकुलेटर के मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे पहले डेसिमल को भूल जाओ थोड़ी देर डेसिमल को भूल जाओ सिंपल मल्टीप्लाई करो नंबर्स को। तो देखो ये डेसिमल में भूल गया ये भी भूल गया 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा जी 1 1 इंटू 1 सिंपल 1 डेसिमल्स को भूल जाए ना सिंपल 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब डेसिमल आंसर तो निकाल लिया हमने सिंपल मल्टीप्लाई करके। अब अशारिया लगाना है। अशारिया लगाने का तरीका ये होता है राइट साइड से शुरू किया जाता है। राइट साइड से शुरू किया जाता है। देखें जी कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है एक के बाद इधर कितने के बाद है एक के बाद तो टोटल कितने हो गए 2 डिजिट के बाद डेसिमल हुआ ना। इधर भी एक है इधर भी एक है एक डिजिट के बाद डेसिमल फिर इधर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल तो टोटल डेसिमल्स हो गए दो डिजिट्स के बाद। तो फिर इधर 1 है और तो कुछ भी नहीं है लेफ्ट साइड पे 0 ही लगा दो ना 0 लेफ्ट साइड पे तो कोई फर्क नहीं डालता तो ये 2 डिजिट्स बन जाएंगे ना। अब इधर से गिनना शुरू करो 1 2 इधर इशारिया लगा तो 0.01 एक और मिसाल देखो जरा ताकि बात वाज़ेह हो आपको। देखना इधर जरा बोर्ड पे देखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इधर देखो भाई बोर्ड पे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मैंने कहा है इशारिया भूल जाओ थोड़ी देर सिंपल मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 25 सिंपल मल्टीप्लाई करो 25। अब इशारिया लगाने की बारी है तो इशारिया लगाएंगे या डेसिमल लगाएंगे कैसे राइट साइड पे शुरू किया करो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल इधर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल तो टोटल कितने हो गए 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो आप लगाएंगे गिनना तो हमेशा राइट साइड से ना 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 0.25 अब आप कैलकुलेटर से भी करके देखें यही आएगा। और एग्जांपल देता हूं बार बार ये चीज यूज कर रहे हैं हम जी एक और एग्जांपल देता हूं देखना इधर 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 तो मैंने क्या कहा पहले इशारिये को भूल जाओ डेसिमल को भूल जाओ सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमने तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना क्या है जी 25 इंटू 25 सिंपल मल्टीप्लाई करो ना क्या आ जाएगा ये 625 सिंपल मल्टीप्लाई 25 को 25 625। अब इशारिया लगाना है डेसिमल लगाना है कैसे लगाओगे देखना बोर्ड पे ये इधर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल राइट साइड से शुरू करना है इधर फिर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल तो टोटल 4 डिजिट्स के बाद फिर डेसिमल लगना चाहिए। हमारे आंसर में तो 3 ही डिजिट हैं देखो ना 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगना चाहिए हमारे आंसर में तो 3 ही डिजिट हैं तो क्या करेंगे फिर लेफ्ट साइड पे 0 लगा देना लेफ्ट साइड वाला 0 तो नहीं काउंट करता। अब 4 बन जाएंगे ना राइट से शुरू करो 1 2 3 4 तो ये आ जाएगा 0.0625 हाँ जी बात समझ आ रही है। एक और एग्जांपल लिखो ये हम डेसिमल्स मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। आप लिखें 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 एक और डेसिमल वाली 2 रकमें हमने ले ली हैं। अब इसको भी हम डेसिमल वाला आंसर निकालेंगे कैसे निकालेंगे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना
314 मल्टीप्लाइड बाय 11, सिंपल मल्टीप्लाई, इशारिया हटा दिया ना थोड़ी देर, आखिर पे इशारिया लगा लेंगे, तरीका हमें पता। अब देखना इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो 314 पहली रकम के नीचे क्रॉस लगा देते होते ना, तो फिर दूसरे 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर वही आ जाएगा 314। अब टोटल करो, ये कितना बनेगा भाई, ये मैं इधर लिख रहा हूं 4 5 3 और 1 4 3, 3454, 3454 ये आ गया। अब इशारिया लगाना चाहते हो, 1.1 है तो 11 कैसे हुआ? मोहम्मद सुजान, मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ कि इशारिया हटा के जो कुछ है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, इशारिया हटाओ ना, क्या 11 ही बनेगा? नहीं, इशारिया हटा के कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं ऊपर अभी तक? इशारिये को भूल जाना ना शुरू में, आखिर पे इशारिया लगाने का तरीका बताया जो है, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, इशारिया हटा के जो नंबर बनता है बस उसी मल्टीप्लाई। तो यही किया मैंने, 3454 आ गया। अब इशारिया लगाने की बारी है, देखना इधर राइट साइड से शुरू करते हैं। इधर क्या है जी, एक डिजिट के बाद इशारिया है, इधर दूसरी वाली रकम में 2 डिजिट्स के बाद इशारिया, तो टोटल कितने हो गए जी, 1 डिजिट ये, 2 डिजिट ये, टोटल 3 डिजिट्स हुए। राइट साइड से शुरू करना है हर बार, तो टोटल 3 डिजिट्स के बाद इशारिया लगाना है, तो राइट साइड से शुरू करो ना इधर से, तो 3 डिजिट्स के बाद इशारिया 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3.454, 3.454। आप कैलकुलेटर से भी करके देखें तो यही आएगा। ये बात समझ रहे हो? हाँ भाई, इस तरह से जब डिजिट्स हो आपके पास डेसिमल, तो कर लोगे सॉल्व। अब राइट साइड से शुरू करना होता है, सिंपल मल्टीप्लाई करो पहले, सिंपल मल्टीप्लाई करो पहले, और राइट साइड से फिर उनके डेसिमल्स के डिजिट्स लगाते जाओ। लास्ट लाइन जिधर तक लिखा है वहीं तक है जी, उससे नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैंने राव। उसका आंसर मैंने इस तरफ लिखा था ना, ठीक है। एक मिसाल और दे देता हूं, देखें जरा, ये आप सॉल्व कराएं मुझे जरा, आप सॉल्व कराएं मुझे जरा। एक और एग्जांपल लिखो, 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये लिख दिया अब, ये लिख दिया अब। तो क्या करना होता है, पहले सारे डेसिमल्स को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई करो, तो 2 है इधर भी 2 है, लेफ्ट साइड वाले 0 तो नहीं काउंट होते ना, 2 × 2 ये 4 आ जाएगा, ये तो 4 आ गया। अब इशारिये का तयन करना है, डेसिमल का तयन करना है, तो देखना इधर राइट साइड से शुरू करते ना, ये राइट साइड से शुरू करते हैं, 1 डिजिट के बाद इशारिया इधर, 1 2 3 डिजिट्स के बाद इशारिया, तो टोटल 4 डिजिट्स हुए, तो 4 डिजिट्स के बाद इशारिया लगाना है। हमारे पास तो डिजिट है ही एक, तो फिर 4 कैसे बनाए, लेफ्ट साइड पे 0 लगा देना, और 3 0 इधर लगाएं लेफ्ट साइड पे, अब 4 बन जाएंगे ना। शुरू तो हमेशा राइट साइड से करना, 1 2 3 4 यहां लगाएं, तो आंसर आया 0.0004। ठीक हो गया जी, समझ गए बात? अच्छा जी, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कहीं भी फ्रैक्शन आपके पास आ रही हो, नेक्स्ट 5th वन सब एडिंग कर लेंगे जी। फ्रैक्शन आपके पास आ रही हो तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके लिखना हो, तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम टेक्निक भी लोगों को नहीं पता होती, तो लिख लो जरा, एलसीएम टेक्निक। एलसीएम टेक्निक बोर्ड पे देखना जी, एलसीएम टेक्निक। रिमशा मजीद, ये भी वही क्वेश्चन है, कोई नया तो नहीं है, ये भी जो आपने लिखा वही टेक्निक जो बताई है, सब में सेम है। मल्टीप्लाई सिंपल विदाउट
इशारिया पहले आप मल्टीप्लाई, इस तरह का सवाल मैं करा चुका हूं अगर आपने देखी हो पहली वाली एग्जाम। ठीक है। अच्छा जी, एलसीएम टेक्निक। पहली बात, हमें कैसे पता चलता है एलसीएम लेना है? जब फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए। फॉर फ्रैक्शन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए भाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। मसलन देखो 1/2 ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इसको कहते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हूं। ठीक है, मसलन 1/2 है, ये फ्रैक्शन है ना, इसी तरह मैं लिख दूं इधर +3/4 ये लिख दूं। ये अब दो फ्रैक्शंस हैं, इनका आंसर निकालना पड़ जाए तो दो फ्रैक्शंस, मैंने सिर्फ दो ही बातें कही हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, मैंने नहीं कहा मल्टीप्लाई डिवाइड हो। एलसीएम टेक्निक लगती तब है जब सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए रकमें भाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए रकमें। ठीक है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए रकमें, तो तब हम एलसीएम की टेक्निक लगाते होते हैं। अब मेरे पास ये दो रकमें ऐड होके आ रही हैं और फ्रैक्शंस हैं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का क्या तरीका है देखें इधर जी, जिनको एलसीएम भी नहीं लेना आता तो सुनो, ये जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। ये 2 और 4 इसका एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम लेने का तरीका कार मैं याद कर रहा हूं, आप छोटी क्लासों में करते थे, ये 2 और 4 इसका एलसीएम लेते हैं, वो सीडी वाला तरीका जो आप करते थे। हाँ, तो करो डिवाइड 2 से, 1 इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 इधर 1, तो ये सारा एलसीएम होगा ना, तो सारे मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम बन जाता है। 2 × 2 क्या आ जाएगा 4, तो 4 एलसीएम आ गया जी। मैंने कहा है फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम लिया जाता है ना, तो एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, 2 और 4 का एलसीएम लिया जी, तो डिवाइड हुआ 1 इधर 2, सारे मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 4, एलसीएम आ गया 4। अब जो एलसीएम होता है ना उसको डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं, एलसीएम उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है, 4 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो ना, 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आंसर, जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 इज 2, बीच में प्लस हो या माइनस इसी तरह लिख देते हैं। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 4 को 4 से डिवाइड करो 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 3 आ जाए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई, 2 + 3 इज 5, 5/4, 5/4। यूं सॉल्व करना होता है। मैं एक और मिसाल देता हूं, इधर लिखता हूं 3/10 - 1/10। अब जब ऐसे देखें फ्रैक्शंस हैं सब्ट्रैक्ट होके आ रही हैं, फ्रैक्शंस हैं सब्ट्रैक्ट होके आ रही हैं, तो नीचे जब सेम हो तो इस पे सीढ़ी वाले तरीके पे भी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिख दिया करो, ये एलसीएम होता है जो सेम हो जब। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ना, 10 को 10 पे डिवाइड करो 1 आंसर, जो जवाब आए ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 इज 3, माइनस बीच में इसी तरह मौजूद। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 10 को 10 पे डिवाइड, 1 आंसर ऊपर मल्टीप्लाई, 1 × 1 इज 1, तो 3 - 1 इज 2, 2/10, तो काटें इसको 2 के टेबल से तो 1/5, 1/5। ये मेरी मुराद है कि जब भी कहीं ऐसे रकमें दे देना जिसमें फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आ रही हो, जिसमें फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आ रही हो, तो फिर हमें उनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। जब फ्रैक्शंस ऐड या डिवाइड होके आ रही हो तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक और लिख लें आप, बेसिक फार्मूले भी आते हो आपको, आप लिख लें, ये 5th वन सब हेडिंग बनती है, तो लिख लो बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है, कभी पूछ ले, बहुत ही बेसिक है जो वो बता रहा हूँ सिर्फ। a + b होल स्क्वायर आप पढ़ते थे ना छोटी क्लासों में, तो a² + 2ab + b², दो रकमें हो कंप्लीट स्क्वायर हो तो उसको यूं लिखते होते हैं। ठीक है, a - b होल स्क्वायर। और भाई ये तब बता रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक है ना, वरना हमने कोई प्योर मैथ नहीं पढ़ना, कोई फार्मूले नहीं याद करने।